भारतीय हॉकी। हमारे देश में हॉकी का 1928 से 1956 तक स्वर्णिम काल रहा है। देखा जाए तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और माने भी क्यों नहीं, जब हमारे देश में इस खेल का स्वर्णिम इतिहास रहा हो। आज नव भारत समाचार के संवाददाता कपिल देव ने पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी सईद नदीमुद्दीन से बातचीत की। नदीमुद्दीन एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और विभिन्न टूर्नामेंटों में खेल चुके हैं। 1986 में कडप्पा में अपने पहले टूर्नामेंट में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। बूंद बूंद से पानी बनता है और ये पानी हमको ये ओलंपिक स्पोर्ट्स तक लेके गया है। तो आजकल ओलंपिक्स की दौर है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हाल ही में जापान में खेले जा रहा है, तो वो ओलंपिक स्पोर्ट्स 2020 के बारे में बात करने के लिए और इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। वो मेहमान कोई और नहीं, इंडिया के लिए 17 हॉकी मैचेस खेल चुके ये मेहमान, और उनका एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी भी है और स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी है, और काफ़ी सारे काम स्पोर्ट्स के ऊपर और फिटनेस के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। चलो जानेंगे ये मेहमान से कि हमारे ये ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के बारे में और उनकी खासकर इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में क्या राय है। तो चले, नमस्कार सैयद नदीमुद्दीन जी। सैयद नदीमुद्दीन जी, पहले आपको हार्दिक स्वागत हमारे नव भारत समाचार के इस कार्यक्रम में, जो खासकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बनाया गया है। तो आप पहले कुछ हॉकी प्लेयर रह चुके, ये सही जगह नहीं है हॉकी प्लेयर के लिए, तो बॉक्सिंग एरिना है, लेकिन हमको स्पोर्ट्स हमको काफ़ी मुश्किल हालात में हमको ऐसे ये स्टेडियम का परमिशन मिला, थैंक्स टू ओमकार जी जो यहाँ के कोच हैं बॉक्सिंग के। लेकिन ओलंपिक्स में तो काफ़ी खेल जोड़ा जाता है, बॉक्सिंग हो या टेनिस हो या ऐसे रेसलिंग हो या बैडमिंटन हो, और हॉकी एक बड़ी गेम है ओलंपिक्स के अंदर। तो इंडिया 8 गोल्ड मेडल जीत के आई है काफ़ी सालों से। 1928 मेरे ख्याल से पहली बार उनकी ओलंपिक जर्नी शुरू हुआ है, 1980 तक। तो कल की मैच है जो सेमीफाइनल में हारे थे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मतलब अभी एक टीम बहुत अच्छा उभर के आ रहा है। उड़ीसा में वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद अभी बत्रा जी है जो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। उनके वजह से क्या हो रहा है, द हॉकी स्टैंडर्ड्स हैज़ इंक्रीज्ड, अभी ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखो, प्लेयर तो हर जगह खेलता है, उसको एक तो ज़्यादा मैचेस चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, उसको ज़्यादा ये चाहिए, वो सारा चीज़ अभी हो रहा है, इसलिए हॉकी डेवलप हो रहा है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी कहानी आपकी ज़रा से सुना है, क्योंकि आपके साथ मेरी दोस्ती भी है और ताल्लुकात भी है। तो आप खुद एक प्लेयर रह चुके, 17 मैचेस खेले थे हिंदुस्तान के लिए। कितना इजी होता है प्लेयर के ऊपर टू रिप्रेजेंट द कंट्री, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं मिलता है, जैसे पढ़ाई से मिलता है या कोई जॉब करने से मिलता है या कोई आईटी जॉब से मिलता है। पेरेंट्स की दौर आपके टाइम में कैसे थी, और अब कुछ बदलाव लग रहा है आपके पेरेंट्स में सोच में कि बच्चों को भी स्पोर्ट्स में करियर में डालना चाहिए, या फैसिलिटीज़ मिल रहे बच्चों को? नहीं, जब हम लोग खेलते थे कोई ये सोच नहीं सकता था कि खेलने से सक्सेस मिलेगा, पढ़ाई करने से ही सक्सेस मिलेगा। मेरी नानी बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत मुश्किल होती थी कि प्रूव करना कि खेल के भी सक्सेस मिल सकता है। तो बहुत कम लोग थे जो अपना दिल का सुने और आगे बढ़े। और तो स्पोर्ट्समैन का यही होता है कि अपना दिल का सुने, या ना कि स्पोर्ट्समैन का ही नहीं है, दुनिया में जो भी सक्सेस हुआ है वो जिसका दिल का बात सुनेगा उसी को सक्सेस मिलेगा। क्योंकि जब दिल का बात सुनोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आप वही काम करोगे जो आपका दिल बोल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। दूसरे लोग क्या है, प्रेशर में आके काम करते हैं, या तो पढ़ाई हो या तो स्पोर्ट्स हो,
जो भी काम है। लेकिन स्पोर्ट्स एक बड़ी एरिना है जहाँ मतलब इतने 100 से ज़्यादा देशों के लोग खेलते हैं, या चाहे बॉक्सिंग जैसे खेल है अभी, तो सो मेनी कंट्रीज हु रिप्रेजेंट देयर ओन इन एरिना, और एक एक देश का एक एक मनोविचार सोच रहता है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग रहता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग रहता है। जब आप एक छोटी से शहर से, तिरुपति जैसे शहर से आप जाके इंटरनेशनल एरिना पे खेले, केन्या में भी जाके हॉकी खेले और खुद एक गोलकीपर रहे, कभी लगता था आपको कि वी गेट ओवरहॉल्ड बाय द सिचुएशन, कैसे वो चीज़ देख के हो जाता है कभी भी? मैं अभी पर्दे पे एक एंकर की रोल निभा रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि लोगों को देख के डू आई रियली बिलोंग हियर, कभी होता है ऐसा? नहीं, यही अपने आप को चेंज करना। जैसे मैं स्कूल लेवल में स्कूल टीम में नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बहुत मेहनत किया स्कूल टीम में आने के लिए। जब स्कूल टीम में आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट टीम में जब आया तो स्टेट टीम में जब आया तो इंडिया टीम में जब आया तो एशियन गेम्स जीतना है, ओलंपिक जीतना है। तो जैसे जैसा स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वी हैव टू अकोमोडेट उस जगह को, अपने को ये बनाना है और नेक्स्ट टारगेट लगाना है। तो ये चीज़ एक प्रोसेस जैसे होती है। मेरा एक खास सवाल है आपसे कि हमारे रिजल्ट्स ओलंपिक्स में खासकर अच्छा नहीं है। जी हाँ, हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, कई वर्ल्ड कप्स में तो हम परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब खासकर ओलंपिक्स की स्टेज पे आती और एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहता है। हिंदुस्तान का जितने ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जितने तरह की क्रीड़ा चीज़ है, लेकिन जब ओलंपिक्स की बात आती है तो एथलीट मुझे लगता है कि एथलीट एज ऑफ द मोमेंट से निकल जाता है, एक चंद सेकंड या चंद पॉइंट से हार जाता है। the time of error or the difference of error is very very small and negligible, but we don't cross the edge. इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, इसकी वजह जैसे A to Z होता है, कोई भी चीज़ करने के लिए A to Z का इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए A से Z तक, A होता है कि प्लेयर को आइडेंटिफाई करना, सेकंड होता है उसका पागलपन वो स्पोर्ट्स में खेलने का, थर्ड होता है मैनेजमेंट मतलब बहुत टाइम पे क्या है, पॉलिटिक्स इतना होता है स्पोर्ट्स में कि वो एक स्टेज जाते ही उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो सारे चीज़ों से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे स्टेडियम्स नहीं है, अच्छा ये नहीं है। फिफ्थ है उसको व्हाट इज़ नेक्स्ट। जैसे मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स इंडिया के लिए खेला, उसके बाद जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए घर पे क्या करते हैं कि तुम आके पढ़ाई करो, तुमको जॉब मिलेगा जी। तो फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी नहीं है। फिफ्थ है गुड न्यूट्रिशन। सिक्स्थ है इंजरी मैनेजमेंट। जैसे कोई भी स्पोर्ट में इंजरीज होते रहता है, जैसे इंजरी के बाद जितना जल्दी वो फिर अगेन फील्ड पे आना है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं चीज़ है जिसके वजह से एक स्पोर्ट्समैन बनता है। सबसे बड़ा बात है कि मेंटल एटीट्यूड, कि बहुत सारे प्लेयर वो बिलीव करते हैं कि यस आई हैव मेड फॉर दिस, मैं इसके लिए बना हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं इसके लिए बना हूँ। अभी जैसे सचिन तेंदुलकर था, उसको वर्ल्ड कप इंडिया को लाना था, वो उसका ड्रीम था, वो लगन। तो ऐसे जो भी सक्सेस बने वो लोग सब क्या है, डर नहीं है कि मेरे को ये चीज़ करना है। तो आपको लगता है कि अभी 100 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी की हिंदुस्तान में हम ऐसे 10 प्लेयर नहीं ढूंढ सकते अलग अलग स्पोर्ट में? नहीं, प्लेयर्स तो बहुत है, इंडिया में इतना टैलेंट है, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे अभी दो चीज़ें, एक है बॉर्न विद सिल्वर स्पून। बहुत सारे लोग जो अमीर घर में हैं वो लोग क्या है, मेहनत नहीं कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे रहते हैं, जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, उसको वो फायर रहता है। खासकर देखते हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसी तरह की बच्चे ही आते हैं जो उनकी घर परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं हो, नहीं मतलब उसके अंदर फायर रहता है। क्योंकि अभी जैसे अमीर है, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमीरी खराब चीज़ है, लेकिन उसके अंदर सुबह उठ के मुझे प्रूव करना बोल के नहीं रहेगा। वो उठने से उसको नाश्ता मिलेगा, उसको स्कूल जाएगा, सब कुछ उसको आगे ला के रखते हैं जी।
ये बच्चा जो है, जो गरीब है, उसको एक प्रूव करने के लिए ये चाहिए। तो ये डिफरेंस रहता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी। लेकिन ये जो बच्चा जो आते हैं, खासकर अभी हम बॉक्सिंग एरिना में जो है वेरी मीडियोकर फैमिलीज या Correct, मिडिल हाँ। क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से ही आते हैं, उनके ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहते नहीं उनके रहता, पास। हाँ। नहीं, उसी में फायर रहता है। फायर रहता है। एंड इसमें दो टाइप के है। जो गरीब लोग हैं, उनके घर का जो पेरेंट्स का इंकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं साले तू क्यों खेल रहा है, जाके ऑटो चला ले या कुछ चला ले, 2-4 रुपये आएंगे। तो वो लोग इंकरेज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, और थोड़ा सा पढ़ा लिखा मतलब जनरल, ये वो जो आदमी है ना, तो गरीब भी होना चाहिए। तो वो लोग क्या है, बहुत उभर के आता है। अभी जैसे धोनी को ले लो या कोई भी, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है, घर का काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन काफ़ी ऐसे ही हालात से गुजर के आए। लेकिन ये टैलेंट मैनेजमेंट एक चीज़ होता है जहाँ पे यूरोपियन देश या अमेरिका में या चाइना में इनका टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और वो सही संयम तरह से करते हैं, और इसलिए वो रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वैसी एक सब्जेक्ट नहीं बनी है टैलेंट मैनेजमेंट? हाउ डू यू मैनेज टैलेंट? मैं वही बोला ना, A to Z जो बोल दिया मैं। एक होता है घर का लेवल, एक होता है फाइनेंशियल लेवल, एक होता है सिक्योरिटी लेवल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जो गवर्नमेंट, एसोसिएशंस, ये सब करना है। बहुत सारा एसोसिएशन तो पैसा से बेच के क्या बोलते हैं, प्लेयर को बनाते हैं। जी। मतलब तुमको इंजीनियरिंग में सीट मिल जाएगा, मेडिकल में सीट मिल जाएगा, तू पैसा दे दे बोल के ऐसा भी सर्टिफिकेट देते हैं। जी। तो ये बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो एक्चुअली जो अदर लेवल इज़ अ एक्सपोजर। अभी कोई भी स्पोर्ट है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मीन्स यू प्ले, यू गेट मनी। अभी कोई भी आदमी दूसरे स्पोर्ट्स में एक्सेप्ट क्रिकेट एंड अदर थिंग्स क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। फ्यूचर नहीं दिखता है। तो एक डर रह जाता है कि यार मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मैं, वो डर हाँ, सक्सेस नहीं होने से सक्सेस क्या होगा मेरा लाइफ बना में। जाता है। तो ये डर कैसे निकलता है लोगों में? अभी जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जब आप खुद एक प्लेयर रह चुके हैं और आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, आप अपने आप को करियर में अच्छी पड़ाव में आके एक अच्छी बदलाव लेके आए, और एक गुड स्पीकर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आप खुद एक स्पोर्ट्स कंपनी भी चलाते हैं और काफ़ी अन्य चीज़ कोचिंग भी करते हैं। ऐसे चीज़ भी अपनाना चाहिए स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि वो लोग बड़े लेवल पे कहते हैं और उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी लोगों के लिए। नहीं, वही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में बिजनेस पीपल का आना ज़रूरी है। क्योंकि ROI वो लोग क्या देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी। अभी क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स इसलिए डेवलप है क्योंकि वहाँ पर पैसे वाला है, पैसा को पैसा बनाता कॉर्पोरेट है, का पैसा लगा है, लोगों का पैसा। तो ये जो थिंकिंग है ना, इसको हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल। तो जब पैसा आएगा तो प्लेयर भी अच्छा खेलेगा, प्लेयर को भी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, प्लेयर को भी आगे ये होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब रहना चाहिए। अभी तक क्या चल रहा था, जो यूनियंस है या एसोसिएशंस है, उसमें कोई ऐसा गवार आके बैठ जाता है, वो चलाते रहता है 10 साल 20 साल तक, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। उन लोगों का काम क्या है, खाली चलाना। ये स्पोर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वो लोग सोचते नहीं हैं। तो इसीलिए कोई भी स्पोर्ट्स इतना डेवलप नहीं हो रहे थे। तो अभी हम चाहते हैं कि हर एक स्पोर्ट में एक अच्छा पढ़ा लिखा, या अच्छा पढ़ा लिखा इन द सेंस जो कॉमन सेंस को यूज़ करे, बिजनेस टूल्स को यूज़ करे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करे, ये स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। एंड इसी तरह के गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए। बहुत सारा टाइम पे क्या होता है, बिजनेस कम्युनिटी आती है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से जो आना है वो नहीं मिलेगा तो स्पोर्ट डेवलप नहीं होगा। द कॉम्बिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ परिवार, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज Yes. एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेसमैन इन्वेस्टिंग इन, ये Yeah. तीन चीज़ हाँ, इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग सिस्टम, गुड न्यूट्रिशनिस्ट, गुड फिजियोथेरेपिस्ट, गुड साइकोलॉजिस्ट, गुड डॉक्टर्स, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो, इसीलिए मैं बोला A to Z, ये जब पूरा अगर आएंगे तो तब जाके हम जीत सकते हैं। तो हाल ही में नाओमी ओसाका जो टेनिस प्लेयर है और 4 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके, शी स्पोक बिग अबाउट मेंटल हेल्थ। करेक्ट, हाँ।
एक कभी सब्जेक्ट हम एक 10 साल पहले या 20 साल पहले सुनते नहीं थे कि एक ऐसे मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट भी होता है। राइट। हाँ, एक इंजरी होता है, इंजरी मैनेजमेंट के बारे में सुन, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कभी ऐसी खबर नहीं सुनी है कोई ऐसे टीवी चैनल। लेकिन आजकल ये मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी एक सब्जेक्ट है? और या नहीं, अभी जैसे हर एक आदमी जो भी सक्सेस मिला, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अभी जैसे महात्मा गांधी, वो जब साउथ अफ्रीका में जा रहे थे, उनको उठा के ट्रेन से फेंक दिया बाहर। जी। जब ट्रेन से फेंक दिए तो क्या बोलते हैं, सब लोग उठ के बोलेंगे ठीक है मैं दूसरा कंपार्टमेंट में बैठ के चले जाऊंगा। जी। लेकिन महात्मा गांधी ने ये किया कि मेरे को आप फेंक दिए, मैं आपको इंडिया से फेंक दूंगा। तो दिस इज़ द मेंटल माइंडसेट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उनका पूरा एटीट्यूड ऐसा बना कि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर फेंकना। निकाल। सिमिलरली आप कोई भी देख लो हिस्ट्री में, जैसे एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उठा के हम लोग खा लेते हैं। कोई बोला ये क्यों गिरा? तो सोच में, वो सोच में ही फर्क रहता है। तो ऐसे स्पोर्ट्समैन जो बनते हैं, वो जब ऑलरेडी वो बिलीव करता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं चैम्पियन हूँ, जब इतना स्ट्रांग बिलीव करता है कि वहाँ जाने के बाद उसको खाली जाके मेडल लेना है, वो मैच तो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल रहा है, तो उतना जब डीप चले जाएगा तो वो पक्का जीत जाएगा। तो ये माइंड सेट ट्रेनिंग में किसका हाथ रहता है ज़्यादातर? जो प्लेयर के माइंड से जो चीज़ डाला जाता है, पहले तो वो खुद हम लोग का बिलीफ सिस्टम रहता है, डीएनए से ज़्यादा, मतलब मुझे कैसे भी उसको करना है, आई एम सो डेस्परेट टू गेट अ मेडल, वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, अभी जैसे साइकोलॉजिस्ट है या फिर कोचेस है, ये लोग सब क्या करते हैं, दे विल आस्क अ क्वेश्चन। ज़िंदगी में जो भी बना, ये क्वेश्चन पूछने से हुआ। क्वेश्चन क्या है, अगर तुम मेडल लेके आएगा तो क्या होगा तेरा खानदान का, तेरा ज़िंदगी का? अपने आप को प्रूव करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आदमी के अंदर माइंड क्या करेगा, सोचने लगेगा। सेकंड, अभी जैसे वो अपोनेंट प्लेयर है, तुम सोच, मेरा कोच बोलता था कि देखो अभी हमको इससे मैच खेलना है, पाकिस्तान से खेलना है या जो भी टीम से खेलना है, तो बहुत लोग क्या है, मैच खेलना है वो खाली प्रैक्टिस करते रहते हैं कैसे खेलना बोल के। दूसरा क्या है, स्ट्रैटेजीज। सी, स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, कि अगर मेरे को इससे मैच खेलना है तो फिजिकली तो मैं स्ट्रांग हूँ, दोनों इक्वल है, मैं अगर इससे खेलना है तो मुझे ये स्टडी करना है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसमें वीकनेस क्या है। जब वीकनेस पता चलेगा तो ये तो पूरे मैनेजमेंट की सब्जेक्ट से जो साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ उसमें, अन्य तरह की चीज़ अभी आगे। हाँ। अभी फ़िलहाल टोक्यो ओलंपिक्स की जब बात हो रही है, हम वी कमिंग टू द एंड ऑफ, जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट भी हो जाएगा तो तब तक द लास्ट स्टेज ऑफ ओलंपिक्स होगा। कम मेडल्स, 130 करोड़ की आबादी में गिने चुने मेडल्स, शायद हम लोग 5-6 मेडल्स जीत सकते हैं ये ओलंपिक्स में। लेकिन आपको लगता है कि हम चाइना के लेवल पे जा सकते हैं? हाँ, इजीली जा सकते हैं। उसके लिए वही बोला ना, गवर्नमेंट से एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे अभी एक ज़माने में किए थे स्पेशल एरिया गेम्स। स्पेशल एरिया गेम्स मतलब दे विल गो इनटू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जैसे मणिपुर के लोग हैं, उनका जीन्स इतना स्ट्रांग है और वो लोग क्या है, कुछ स्पोर्ट्स में इजीली मेडल्स ला सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग है जी, और कुछ स्पोर्ट्स है, और वहाँ इकोसिस्टम भी ऐसे डेवलप हो गया। मैरी कॉम, शी इज चैम्पियन, तो उसको देख के आइडियल बना के नेक्स्ट जनरेशन रेडी होते रहते हैं जी। सिमिलरली एक ज़माने में यहाँ पर वेट लिफ्टिंग कर्लम मल्लेश्वरी, वो जो प्लेस से आई है, वहाँ पर उससे 100 सालों से एक स्पोर्ट होता है जो पत्थर को उठाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, इट्स अ वेट लिफ्टिंग जी। तो इट इज़ देयर, जेनेटिकली देयर। तो वहाँ पर वो स्पोर्ट को डेवलप करना इजी है। जैसे उड़ीसा में हॉकी ऐसे गांव-गांव में खेला जाता है। अभी जैसे कलकत्ता ले लो आप, जी, केरला ले लो, हाँ, गोवा ले लो, दे आर डाइंग फॉर फुटबॉल। इकोसिस्टम में अभी कलकत्ता में जाने से ईस्ट बंगाल मोहन बागान का जो मैच होता है जी, उसके लिए लोग वेट करते हैं कि टिकट्स लेने के लिए। उसके लिए खानदान मतलब दोनों को एक जगह नहीं बैठा सकते हैं, फाइट हो जाएगा। ये जो मैच देखने वाले हैं, इसके सपोर्टर्स अलग है, उसके सपोर्टर्स अलग है। मतलब
इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इट हैज़ इवॉल्व। ऐसे आप पंजाब चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, वहाँ पर या फिर कूर्ग है, जी यहाँ पर हॉकी का इतना मतलब बहुत दिनों से उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, प्लेयर्स है, एक सिस्टम बना हुआ है। अभी जैसे मैं तिरुपति से निकला, जी तिरुपति में हॉकी कोई जानता ही नहीं था, तो हमारे मतलब 80s में स्टार्ट किया हॉकी खेलना, तो लोग बिलीव नहीं कर सकते थे कि कोई इंडिया खेल सकता है। तो मैं बिलीव किया कि मैं इंडिया खेल सकता हूँ इस शहर से, तो मैं खेलते खेलते इंडिया खेल रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आया, उन लोगों को एक दिमाग में आया कि यस, यहाँ से जब एक आदमी बन सकता है, मैं भी बन सकता तो हूँ। हाल ही में रजनी जो Yeah. इंडियन टीम की गोलकीपर है, तो आपकी शहर से आती या मेरी शहर से आती है। and she looks up to you as an inspiration. Yeah. And congratulations for the success of your fellow. Thank you. Thank you. And I believe that you've been coached by the Yes. same person. Yeah. Prasanna Reddy. प्रसन्न कुमार रेड्डी। तो ये जो है ना, अभी उसको देख के मुझे देख के रजनी आज बनी, रजनी को देख के और 10 लोग बनेंगे, तो वहाँ इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो एक है जेनेटिकल फैक्टर्स, एक है वहाँ का स्पोर्ट डेवलपमेंट, फोर्थ है जो गवर्नमेंट को सोचना है कि एकेडमीज वहाँ पर देना है। जैसे वाइजैक, यहाँ पर वेट लिफ्टिंग छोटे शहर में छोटे शहर में एकेडमीज बनाना है, फंडिंग देना है एंड अच्छे कोचेस को देना है। बहुत सारा टाइम पे क्या होता है, कोचेस वो लोग खाली टाइम पास के लिए आते हैं, वो लोग ड्यूटी जैसा करते हैं। बहुत सारे कोचेस है जो अपना दिल दिमाग लगा के करते हैं, कमिटेड। उस टाइप के कोचेस को ढूंढ के आप लगाएंगे तो स्पोर्ट डेवलप होगा। तो आप छोटे शहर से काफ़ी टैलेंट, जैसे बी सिटीज़ बोलते हैं या Yes, सी हाँ। सिटीज़ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा तक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है। राइट। तो आपके राय में क्या लगता है कि ये छोटे शहर जहाँ जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो सकते हैं, जो ऐसे प्लान बना IT मार्केट या जैसे चीज़ है, तो वहाँ पे एकेडमीज़ बनना चाहिए ऐसे अन्य तरह की स्पोर्ट्स है, और स्पेसिफिकली फॉर DNA बेस्ड, और जैसे आपकी राय है जो एक कूर्ग जैसी जगह या वाइजैक जैसी जगह या मणिपुर जैसी जगह हो, या कोई जब नहीं वही वो पूरा ecosystem- प्लानिंग जो है, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि इंडिया को क्यों नए मेडल्स मिल रहा है, हर एक कंट्री का एक पॉलिसी होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे अमेरिका में वहाँ क्या होता है, बास्केटबॉल खेलना है तो ये स्कूल में बास्केटबॉल, ये स्कूल फुटबॉल, ये स्कूल हॉकी। जी, तो जो बच्चा हॉकी खेलना है वो स्कूल में ज्वाइन करेगा, जो बच्चा बास्केटबॉल खेलना है वो स्कूल में ज्वाइन करेगा। वो स्कूल में क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स को ला के ये करेंगे, वहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट स्टेडियम रहेगा स्कूल के अंदर। तो ऐसा दे हैव ए सिस्टम कि आप पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आपको ये स्पोर्ट में चैम्पियन बनना है तो ये स्कूल है। इंडिया में वो सिस्टम नहीं है। तो स्कूल से ही शिक्षा शुरू होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब एक बेस्ड स्कूल्स, एक कंट्री का एक पॉलिसी, एक कंट्री का एक सिस्टम है। चाइना में क्या है, जैसे बच्चा पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो चाइना गवर्नमेंट उसको लेके चले जाती है, लेके जाके उसको एक ऐसा बड़ा एक जेल जैसा जगह है वहाँ पर डाल देते हैं, और वो लोग बोलते हैं मदर फादर से या पेरेंट्स से भी नहीं मिलना है, आपको खाली यहाँ रहना है, खेलना है। पूरा फंडिंग गवर्नमेंट देगी, पूरा ये करेगा, उसका काम खाली मेडल लेके आना। तो ये एक टाइप से अच्छा है क्योंकि कंट्री को मेडल मिल रहा है। दूसरा टाइप से ख़राब है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब है। तो एक कंट्री का एक पॉलिसी है। इंडिया में क्या है, कोई आके एक पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरा आके दूसरा पॉलिसी बनाता है। कैन वी अडेप्ट द स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज अभी बन रहे हैं, कैन वी अडेप्ट द सेम पॉलिसी? जैसे हैदराबाद एक एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया बना है, जैसे अभी आप मैं यहाँ पे इस मंच पे बात कर रहा हूँ कि बिकॉज हैदराबाद इज़ अ हब नाउ फॉर मीडिया एंड TV एंड सिनेमा। तो तब जाके हम एक हिंदी चैनल भी खोल सके हैदराबाद में। जैसे हमारा पहली हिंदी चैनल है हैदराबाद के शहर में, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा है। तो पहले चैनल दिल्ली में बनते थे या मुंबई में बनते थे, लेकिन अभी एक इकोसिस्टम बना है। करेक्ट। मीडिया का इकोसिस्टम बना है, या टेलीविज़न का इकोसिस्टम बना है, डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम बना है, और सिनेमा का, मनोरंजन का एक इकोसिस्टम है। तब जाके लोग TV व्यूअर्स भी उनके साथ जुड़े हैं, या मोबाइल व्यूअर्स भी जुड़े हैं। जैसे मैं स्टार्ट किया था A to Z। A to Z मतलब जैसे आप है मीडिया के संबंध में, तो आप जब पिक्चर बनाएंगे दंगल,
चेक द इंडिया, जी। ये पूरा पिक्चर टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, ये आने के लिए आपका ये ज़रूरी है। बहुत लोग देखते हैं कि वो प्लेयर है वो जीत गया, लेकिन जब उसका स्टोरी, व्हाट इज़ द पेन पॉइंट्स, व्हाट इज़ द प्लेजर पॉइंट्स, एक स्पोर्ट्समैन यहाँ से वहाँ सक्सेस, सब लोग बोलते हैं सक्सेस मिला, लेकिन वो सक्सेस जर्नी अगर दिखाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को, शोकेसिंग, वो कितना अच्छा दिखाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि सबका इम्पोर्टेंट, सबका ज़रूरी है। A to Z जो बोला, मीडिया, अगर सपोज़ मैं इंडिया टीम के लिए खेला, मैं वापस गया मेरा शहर में, कोई मुझे इंटरव्यू नहीं ले रहा है, कोई मुझे दिखा नहीं रहा है, शोकेस नहीं कर रहा है, तो आई फील बैड। ठीक है, क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि दैट सिंपल एक्सपोजर। तो बहुत सारा अभी ऐसा है कि किसी के पास पैसा है तो वो क्या करेगा, न्यूज़ पे आ सकता है, न्यूज़ पे आ रहा है, पैसे डेली जिनके उसका, पास नहीं है हाँ, जो तो जा नहीं सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो अभी एडवर्टाइजमेंट्स में कोई जाके एक ही प्लेयर को पकड़ के ला रहा है, उसी को एड्स का पैसा मिल रहा है। दूसरे प्लेयर्स है जो इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी, जैसे अभी कोई स्टील का बता रहा है, स्टील के लिए कोई क्रिकेट प्लेयर आ रहा है, कोई बैडमिंटन प्लेयर आ रहा है, स्टील बता रहा है, जबकि साइकोलॉजिकली इट डजंट गो। स्टील का कोई ऐड करना है तो कोई बॉक्सर है, कोई वेट लिफ्टर है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर उसको देखा रहा है तो इट विल गो लाइक ए दिस थिंग। तो ऐसा हर एक स्पोर्ट का हर एक ब्रांड आइडेंटिटी है। तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशंस रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आप खुद एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं और एक एसोसिएशन भी चलाते हैं जो ओलंपिक स्पोर्ट्स के ऊपर काम करता है। इसका क्या रोल है अभी फिलहाल आज, बिकॉज इंडिया एक बड़ा मार्केट है, करेक्ट, हाँ, नॉट जस्ट द स्पोर्ट्स मार्केट बट ए मार्केट फॉर एडवर्टाइजमेंट, मार्केट फॉर व्यूवरशिप, मार्केट फॉर होलिस्टिक मार्केट इंडिया में है। तो do you think that more of these associations, organizations and NGOs should come so that it will have a bigger reach of sports? इसीलिए बोल रहा हूँ, A to Z जो बोला मैं कि अगर मेरे पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत लोग आ रहे हैं इसमें क्योंकि पैसा बनाने के लिए, वो लोग को लगता है कि देयर इज अ मनी इन देयर, तो जब वो पैसा नहीं बनेगा तो वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको पैशन है उस टाइप का आदमी चाहिए। एंड ये इवोल्यूशन जो है ना बहुत स्पीड होते जा रहा है। जैसे अभी सोशल मीडिया नहीं था पहले, अभी सोशल मीडिया, ऐसा बहुत सारा चीज़ चेंज होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़, हम लोग के ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी क्या है, 3rd एम्पायर 4th एम्पायर, ऊपर से नीचे से साउंड, मतलब इतना टेक्नोलॉजी आ गया स्पोर्ट्स में। तो ये सारा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैं अगर स्पोर्ट्स कंपनी बनाया तो मेरा दिमाग ऐसा नहीं चलेगा कि इसको मीडिया में कैसे ऊपर लाना है। आप जैसा आदमी मेरे को ज्वाइन करेगा तो मेरा तो काम आपके साथ। हाँ, तो मेरा जो काम है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। कोई और है जो मार्केटिंग का जीनियस है, वो मिलेगा तो और डेवलप होगा। और जो है जो स्पॉन्सरशिप ला सकता है, एक स्टार को सुपरस्टार बना सकता है। धोनी क्या था, कुछ नहीं था, स्टार बना, सुपरस्टार बना। कैसा बना? क्योंकि एड्स में आया, क्योंकि इसमें आया। खेल तो खेलना ही है, उसके साथ साथ लाइमलाइट में आना ज़रूरी है। तो ये सारा it's a combination of all these things and a combination that hopefully works and we want to see India winning more medals। and मैं इतना die hard, मैं खुद एक क्रिकेटर रह चुका हूँ और टेनिस प्लेयर रह चुका हूँ, और जब मैं वो लाइन छोड़ के मैं पढ़ाई में गया, फिर मॉडलिंग, मैं खुद मॉडलिंग में गया बिकॉज आई हैड फीचर्स एंड द बॉडी फ्रेम फॉर इट। और आज जो मैं बैठा हूँ मीडिया के सामने, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई इनिशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और द डिसिप्लिन। एक और एक चीज़ है, स्पोर्ट्स जब खेलते हैं ना, वो एक चीज़ सिखाता है कि हार को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये हारा, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, ऐसा सोचता है। दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। ओके। तो ये जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते, उसके दिमाग में ये कि उसको 10th फेल हो गया, वो सोचता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ही विल ट्राई टू सुसाइड और डू समथिंग। बहुत लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो लोग जाके एंड कर लेते हैं लाइफ, वो लोग जाके ये हो जाता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा मोरल डाउन होता है। लेकिन कभी स्पोर्ट्समैन का ऐसे कभी सुने नहीं। हाँ, तो स्पोर्ट्समैन जो मेंटालिटी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी स्पोर्ट्स खेले, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाए, जस्ट टू ट्रेन देम इनटू द साइकोलॉजिकल अफेयर्स। नंबर 1 इज फिजिकल फिटनेस।
तो अगर वो फिटनेस अच्छा बन गया, एक रूटीन बन गया, ज़िंदगी भर वो फिट रहेगा। ज़िंदगी भर फिट रहेगा तो ही इज़ प्रिवेंटिंग सो मेनी डिसीजेस, नंबर 1। नंबर 2, ज़िंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएगा तो साइकोलॉजिकल माइंडसेट रहेगा तो वो हैंडल कर सकता है जी। नंबर 3, वो एक रोल मॉडल बनेगा नेक्स्ट जनरेशन को। ऐसा ये पूरे क्वालिटीज़ आपको खाली पढ़ाई करने से नहीं आएगा, उसके साथ साथ या तो स्पोर्ट्स या तो एनसीसी या तो सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स जस्ट नॉट जस्ट ब्रिंग्स द डिसिप्लिन, इट आल्सो ब्रिंग्स द करेज और धैर्य साहस जो बोलते हैं, हाँ। तो उसको आगे लेके जाता है। तो नदीम जी, जैसे हमारी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आए, तो खासकर नवभारत प्रेक्षकों के लिए और जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे और हमारी न्यूज़ चैनल देख रहे या हमारे यूट्यूब के जितने कार्यक्रम में देखते हैं, उनके लिए जो एक इंस्पिरेशन मैसेज जो आग की तरह उनको जगाए। मैं ये पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स अपने ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए या चैम्पियन नहीं बन सके, वो चाहते कि अपने बच्चों को चैम्पियन बनाना। तो स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिए अपने बच्चों को, क्योंकि उससे एक तो ओलंपिक में मेडल्स आएंगे, अगर वो प्लेयर अच्छा नहीं बना तो ज़िंदगी में अच्छा प्लेयर बनेगा। वो जो भी सेलेक्ट करेगा उसमें वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मेंटालिटी आएगा उसको। एंड गवर्नमेंट और एसोसिएशंस, हम लोग को एक मास्टर माइंड बनाना है। मास्टर माइंड मतलब मीडिया वालों को, सबको साथ लेके हुए इसको एक बड़ा विजन बनाना है, क्योंकि आने वाले ओलंपिक्स में मेरा गोल है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में हमको एटलीस्ट 20 मेडल्स मिलना है, बहुत सारे गोल्ड मिलना है। तो ये मेरा विजन है। तो इसके लिए हमको कपिल देव, ऐसा हर एक आदमी को जुड़ के इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। थैंक यू। तो उम्मीद करते और अपील भी करते हैं दर्शकों आपके लिए कि नदीम जी का कहना है कि कम से कम 20 मेडल तो लेके आने, उसमें और 10 गोल्ड तो चाहिए। 20 तो कम ही है, क्योंकि हमारे बराबरी की चाइना 100 से ज़्यादा ऊपर मेडल लेके आ रहे हैं। दे आर प्रूविंग टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। सो एज ओलंपिक्स की कहावत है जो बोलते हैं, फिटेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द टेक्निकल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो उम्मीद करते और आशा करते कि हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के बच्चे जो ये कार्यक्रम देख रहे नवभारत समाचार में, और जो कार्यक्रम के बारे में सुने हमारे गेस्ट नईमुद्दीन जी जो हॉकी प्लेयर रह चुके और खुद एक स्पोर्ट्स कंपनी चलाते हैं, उनकी राय से कि आप में थोड़े बहुत आग, थोड़ी बहुत ये लगन, थोड़ी बहुत ये जुगनू लगा है आपके, तो मैं ये कार्यक्रम करने से खुश बन जाते हैं। तो बहुत सारे शुक्रिया नदीम जी कि आप हमारे शो में आए। और हम एक कार्यक्रम के बारे में काफ़ी प्लान हो रही थी, लेकिन हमारे को ऐसे मंच मिलना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, और थैंक्स टू नई भारत समाचार के हमारे को मंच मिला है। उम्मीद करते कि, आशा करते कि हिंदुस्तान आपकी जो विज़न है वो ट्रांसफर हो और 10 नहीं, 20 नहीं, 100 से ज़्यादा मेडल पाए ओलंपिक्स में और आगे जाके सब स्पोर्ट्स में। थैंक यू, बहुत सारे धन्यवाद नदीम। तो ये थे सैयद नदीमुद्दीन जी, जो खासकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में उनकी राय और उनकी टिप्पणी दिए खासकर हमारी मेहमान बन के आए। तो अगला शिक्षक के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। ये हमारे न्यूज़ चैनल नवभारत समाचार, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं आपका प्रिय होस्ट अलविदा कहता हूँ और नमस्ते कहता हूँ।